हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, लेखपाल वीडियो और यूपी पैट सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हमारा देश भारत। और कितने पदकों के साथ? तो 7 पदकों के साथ। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भूमिका श्रेष्ठ को। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली करंट अफेयर डाउनलोड करनी है यानी जनवरी या फिर फरवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए निम्न में से किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आरुषि वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक को किस देश में पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है? तो अभी जो है हंगरी में जो कैटलिन नोवाक है इन्हें पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो अभी जो है हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो अभी जो है यूं सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल ही में वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये जो रिजवाना हसन है ये बांग्लादेश की है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्कर्ष ललित कला अकादमी लखनऊ द्वारा प्रदेश भर से कला के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली कितनी महिला कलाकारों को अमृता शेरगिल महिला कलाकार सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 19 महिलाओं को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2022 के उपलक्ष्य में प्रदेश की अग्रणी कला समर्पित संस्था उत्कर्ष ललित कला अकादमी लखनऊ द्वारा प्रदेश भर से कला के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली 19 महिला कलाकारों को अमृता शेरगिल महिला कलाकार सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाओं को अमृता शेरगिल महिला कलाकार सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 19 महिलाओं को। अब ये 19 महिलाएं कौन कौन सी है? तो यहाँ पर इमेज में देखेंगे, डॉक्टर उषा किरण जो कि मेरठ की हैं, डॉक्टर जूही शुक्ला ये प्रयागराज की हैं, डॉक्टर एकता विष्ट ये श्रीनगर गढ़वाल की हैं, डॉक्टर सविता नाग ये मेरठ की हैं, डॉक्टर साधना सिंह ये आगरा की हैं, डॉक्टर स्मिता तिवारी गोकर्णनाथ की हैं, डॉक्टर रचना गुप्ता ये लखनऊ की हैं, डॉक्टर नम्रता स्वर्णकर ये जोधपुर की हैं, डॉक्टर वंदना वर्मा ये मुजफ्फरनगर की हैं, डॉक्टर बिंदु अवस्थी ये आगरा की हैं, डॉक्टर सरिका बाला मिश्रा ये कानपुर की हैं और डॉक्टर अनीता वाषणे ये अलीगढ़ की हैं, डॉक्टर हेमलता अग्रवाल ये अलीगढ़ की हैं, डॉक्टर गीता अग्रवाल बरेली मेरठ की हैं, डॉक्टर प्रीति गुप्ता
रायसी हरिद्वार की हैं। डॉक्टर पूनम रानी ये अलीगढ़ की हैं। डॉक्टर दीपा रॉय ये सिक्किम की हैं। और डॉक्टर अर्चना गर्ग ये शाहजहांपुर की हैं। और यहाँ पर डॉक्टर यीशु यादव ये गाजियाबाद की हैं। तो ये 19 महिलाएं हैं जिसे उत्तर प्रदेश की तरफ से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बन गया है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। बिहार सरकार राज्य में खतियान और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी। यह जानकारी उनके राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने दी है। खतियान कब्जा निर्धारित करने के लिए भूमि की पहचान के लिए एक दस्तावेज है। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को इन दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बिहार है ये देश का पहला राज्य बना जहां पर लोगों को इन दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा मिली। कौन से दस्तावेज? तो खतियान और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों की। और दोस्तों यहां पर बिहार की बात है तो ये है मैप में बिहार। यहां पर आप देख सकते हैं ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? तो पटना बिहार की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान। अब जो बिहार है यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 40 बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है यहाँ पर 16 राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों जो बिहार है ये भारत के किन किन राज्यों को सीमा को टच कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा को टच करता है, इसके अलावा झारखंड की सीमा को टच करता है, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल, ये जो वेस्ट बंगाल है ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो वेस्ट बंगाल की सीमा को भी ये टच करता है। और एक एक देश की सीमा को टच करता है, कौन सा है? तो ये है नेपाल। नेपाल देश की सीमा को जो बिहार है वो टच करता है। दोस्तों क्वेश्चन और ध्यान रखना है बिहार से कि जो बिहार है ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है बिहार का? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो बिहार है ये तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, 3rd नंबर पर आता है। दोस्तों बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो ध्यान रखना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राष्ट्रीय उद्यान है बिहार के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया है मिताली राज ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है मिताली राज जिन्होंने आईसीसी महिला विश्व कप में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बना दिया। 12 मार्च 2022 को मिताली राज ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। मिताली ने 24 विश्व कप खेलों में देश का नेतृत्व किया, जिसमें से 14 जीत मिली, 8 हार मिली और 1 का कोई नतीजा नहीं निकला। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम पर था? तो इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बेलिंडा क्लार्क के नाम पर था, जिन्होंने 23 वर्ल्ड कप मैच जो है वो खेले थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, साथ ही नोट भी करना है कि जो मिताली राज हैं इन्होंने आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अब ये रिकॉर्ड किसके नाम पर हो गया? तो ये मिताली राज के नाम पर हो गया है। इन्होंने 24 विश्व कप खेलों में देश का नेतृत्व किया, जिसमें से 14 जीत मिली, 8 हार मिली और 1 का कोई नतीजा नहीं निकला। दोस्तों मिताली राज की अगर बात की जाए तो मिताली राज के बारे में जानते हैं, क्योंकि इनके नाम पर जो है और भी कई सारे रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले मिताली राज के बारे में जानेंगे कि जो मिताली राज है इनका जन्म कब हुआ? तो 3 दिसंबर, ध्यान रखना है 3 दिसंबर 1982 को इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? तो जोधपुर राजस्थान, में इनका जन्म हुआ। क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई चर्चित व्यक्ति है तो वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है, जोधपुर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके नाम पर रिकॉर्ड कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये एकमात्र भारतीय कप्तान पुरुष और महिला दोनों में है जिन्होंने 50 ओवर की 2 विश्व कप फाइनल में टीम का नेतृत्व किया। ठीक है, एक रिकॉर्ड तो ये हुआ। इसके अलावा
जो मिताली राज है ये महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी है। अगर पूछा जाए कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन सी है तो होंगी मिताली राज। इसके अलावा महिलाओं के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 7000 रन का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महिलाओं के एक दिवसीय वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच में 7000 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है तो ये है मिताली राज। इसके अलावा महिला वनडे में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है तो वो भी है मिताली राज के नाम पर। इसके अलावा 2018 महिला 2020 एशिया कप के दौरान जून 2018 में 2000 रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि महिला 2020 एशिया कप के दौरान जो है 2018 में 2000 रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी तो ये बनी थी मिताली राज। इसके अलावा 2020 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी थी तो ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सारे जो रिकॉर्ड हैं ये मिताली राज के नाम पर हैं, इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अभी जो है कुछ दिन पहले, कुछ क्या कल 2 या 3 दिन पहले ही इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। कौन सा रिकॉर्ड बनाया था तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 6 विश्व कप में भाग लेने वाली, और ये 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। और इन्होंने किसकी बराबरी की थी तो इन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की बराबरी की थी। यानी यहां से आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि जो मिताली राज है ये आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कप्तानी करने वाले सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया और 24 मैच इन्होंने जो है यहां पर कप्तानी की है। ठीक है, एक रिकॉर्ड तो ये। इसके अलावा इन्होंने रिकॉर्ड क्या बनाया कि विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई। ठीक है, तो दोनों यहां पे आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। ये जो ड्रोन स्कूल है ये मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाली 5 ड्रोन स्कूलों में से एक है। अन्य 4 ड्रोन स्कूल कहां पर खोले गए तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में। ग्वालियर का यह ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीकी से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। यह विद्यालय ग्वालियर के साथ साथ मध्य प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किसने किया तो ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की है। इस विशेष योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए त्रिपुरा के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने की दिशा में एक कदम के रूप में आवंटित किए गए हैं। यह विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों के उनके लिए हकदार सुविधाओं को एकीकृत करके आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है तो त्रिपुरा राज्य से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के कितने हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में जगह मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत के 6 हवाई अड्डों को। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में जगह मिली है, यानी बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन में। इन हवाई अड्डों को वार्षिक यात्री यातायात के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में से चुना गया है। एशियाई एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी
यानी ASQ पुरस्कार ग्राहक अनुभव में हवाई अड्डे की उत्कृष्टता को पहचानने के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 33 मानकों को ध्यान में रखती हैं। तो दोस्तों यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस सर्वेक्षण में भारत के कितने हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है। तो भारत के 6 हवाई अड्डों को। अब भारत के 6 हवाई अड्डे हैं कौन कौन से, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में है। इसके अलावा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हैदराबाद में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोचीन में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अहमदाबाद में है। और आखिरी है चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो कि चंडीगढ़ में है। तो ये 6 हवाई अड्डे हैं भारत के जिन्हें इस रिपोर्ट में जगह दी गई है। अगला क्वेश्चन है, वी-डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 93वें स्थान पर। डेमोक्रेसी रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण हाल ही में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी-डैम संस्थान द्वारा जारी किया गया था। इस अध्ययन का शीर्षक क्या था? तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर था। यह भारत को एक चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत करता है जो लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स पर 179 देशों में से 93वें स्थान पर है। LDI रिपोर्ट में स्वीडन शीर्ष स्थान पर रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश में से एक है। LDI रिपोर्ट में उनके स्कोर के आधार पर देशों को 4 शासन प्रकारों में वर्गीकृत करती है। और वो प्रकार कौन से हैं? तो लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। तो ये 4 प्रकार हैं शासन के जिनके आधार पर ये जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जो है, जो स्वीडन का गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय है, तो उसमें वी-डैम संस्थान द्वारा जारी किया गया। और इसका जो शीर्षक है वो क्या रहा? तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ठीक है, इस रिपोर्ट में जो भारत है वो किस स्थान पर रहा? तो 179 देशों में भारत 93वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये भी ध्यान रखना है। तो स्वीडन जो है ये पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत पहला कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह नाम से जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किस मंत्रालय की ओर से किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय की ओर से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के सहयोग से कौन सा अभियान है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया। यह अभियान स्कूल ना जाने वाली भारतीय लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में वापस लाने का एक अभियान है। तो यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो अभियान है ये किसने लॉन्च किया? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों यूनिसेफ की अगर बात की जाए तो यूनिसेफ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो यहां से आपको ध्यान रखना है यूनिसेफ की जो स्थापना है ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो ये भी ध्यान रखना है। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण 10 और 11 मार्च 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। NYPF का उद्देश्य यानी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का जो उद्देश्य है वो 18 से 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं की आवाज सुनना, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं की सोच का पता लगाना है जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण जो है ये कहां पर आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये थे 13 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसका ऑडियो रिवीजन आप खबरी ऐप पर कर सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जोड़ना है, तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर आपको क्लिक करना है और वहां से आपको खबरी ऐप पर फॉलो कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन। तो यह है कल का क्वेश्चन, भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा किस राज्य में बन रही है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, बिहार। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसकी सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत की निम्न में से कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शन नंबर ए झूलन गोस्वामी, बी है मिताली राज, सी है दीप्ति शर्मा और डी है शेफाली वर्मा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।